ठीक बेटा, आज हम लोग एक नया सेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किया है हम लोगों को, प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर कैसा है बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी है, एग्जाम से जस्ट पहले अप्रॉक्स 2 months बिफोर ये आया है बेटा। ठीक है, तो ये सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर करने से पहले हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने बहुत सारे सैंपल पेपर कर लिए हैं, पूरा एनसीईआरटी क्लियर कर लिया है, आरएस अग्रवाल, आरटी अग्रवाल और डिफरेंट टाइप के सैंपल पेपर्स। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स प्री बोर्ड के एग्जाम से हम लोग गुजर चुके हैं। आज जब हम ये सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं तो कब करने जा रहे हैं बेटा, हमारी तैयारी ठीक ठाक हो गई है। ठीक है, हमारी तैयारी ठीक ठाक हो गई है। तो सीबीएसई बोर्ड ने एक ऐसा सैंपल पेपर, एक ऐसा प्रैक्टिस पेपर भेजा है, ऐसा दिया है कि थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा। ठीक है, लीक से थोड़ा सा हट करके, इसलिए इसको करने से पहले आप कभी ये ना सोचिएगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, अभी हम लोग एग्जामिनेशन से बाहर हैं, हम लोग बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, क्या बेटा, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर है, जैसे हम लोग इस सेशन में करने जा रहे हैं। क्या है बेटा, जैसे कहता है कि द एलसीएम ऑफ 6 की पावर 4, किसका बेटा, 6 की पावर 4, 8 की पावर 2 एंड के। अब देखो बेटा, कहता है कि इनका एलसीएम कितना बेटा, 12 की पावर 4 है। कितना बेटा एलसीएम? एलसीएम है 12 की पावर 4। फिर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। के क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। शो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के। के की वह छोटा से छोटा वैल्यू निकालना है, कि के 8 की पावर 2 और 6 पावर 4 का मिला करके एलसीएम 12 की पावर 4 आ गया। अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा घुमा दिया है हमारा। हम मेंटली प्रिपेयर थे बेटा कि कोई 6 की पावर 4, 8 की पावर 2 और कोई और नंबर यहाँ आवे, उसका एलसीएम हमसे निकालने को कह दिया, फटाफट हम फैक्टर कर लेंगे और जो हाईएस्ट फैक्टर होगा जिस उसका वो हम कॉमन लेकर के लिख लेंगे। लेकिन इसने क्या किया, एलसीएम दे दिया और के अननोन कर दिया। तो ये थोड़ा सा लीक से हट करके, कैसा हटा, ये लीक से हट करके। अच्छा, तो कोई बात नहीं है। तो एलसीएम की जनरली हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एलसीएम में अभी हम लोग थोड़ा सा फील कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 6 की पावर 4 है बेटा और 8 की पावर 2 है, और कोई नंबर ले लेते हैं। क्या ले लें, मान लो 20 की पावर 2 है, इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा छोटा इसका फैक्टर करते हैं। जैसे 6 की पावर 4 है, इसको हम 2 into 3, क्या बेटा, 2 into 3 होल की पावर 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 into 3 होल की पावर 4। और जो 8 की पावर 2 है, क्या बेटा, 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 को हम 2 की पावर 3 होल की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या बेटा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 मीन्स 2 की पावर 3, और 8 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 3 का होल की पावर 2। ऐसे ही बेटा 20 की पावर 2, 20 की पावर 2 को हम 2 into 2 into 5 होल की पावर 2। ये हो जाएगा क्या बेटा, 2 की पावर 4 into 3 की पावर 4। ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 6। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा बेटा, और की पावर 2 यानी 2 की पावर 4। बात समझ पा रहे कि नहीं? 2 की पावर 1 into 2 की पावर मिलकर के हो जाएगा 2 की पावर 2, और उसके ऊपर पावर 2 लगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और इंटू 5 की पावर 2। जब हम एलसीएम लेते हैं बेटा तो क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर लेते हैं, एचसीएफ में कॉमन लेते हैं, और एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं जो सब में हो और छोटी पावर हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ 2 की पावर 4 है।
ये हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन से हट करके अपना बेसिक क्लियर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। क्या है, यानी हमको इसमें 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 में एचसीएफ लेना होता है तो हम फटाक से 2 की पावर 4 लिख लेते। लेकिन हमको क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है तो मैक्सिमम पावर लिखेंगे, 2 की पावर 6 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 2 की पावर 6। फिर अब देखो यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 4 नहीं है, यहाँ की 3 की पावर 4 नहीं है, तो मैक्सिमम पावर हम बताए थे ना बेटा, मैक्सिमम। यहाँ हम 3 की पावर 0 एज्यूम कर सकते हैं, या समझ लो कि वह ये नंबर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और या यूं समझ लो कि सबसे बड़ा 3 की पावर 4 ही है, तो हम 3 की पावर 4 लिख लेंगे इंटू 5 की पावर 2। ये हो गया एलसीएम, ठीक है बेटा, एलसीएम हमारा ये हो गया। अच्छा, तो इस क्या मतलब कि एलसीएम में जो गिवन नंबर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर हम नोट करते हैं। ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 में से 2 की पावर 6 नोट कर लिया। और बेटा वह नंबर भी हम लिखते हैं जो किसी नंबर में नहीं है, क्यों, वही मैक्सिमम माना जाता है। जैसे यहाँ 3 की पावर 4 यहाँ है, क्यों, यहाँ क्या है 3 की पावर 4, यहाँ हम एज्यूम कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि ये 3 की पावर 0 है यहाँ, क्यों, 3 की पावर 0 मींस 1। यहाँ भी हम लेट कर सकते हैं कि 3 की पावर 0 है यहाँ, क्यों, 3 की पावर 0 मींस 1। तो यदि यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 0, यहाँ 3 की पावर 0, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो हम मैक्सिमम कॉमन लेंगे, तो काम क्या बनता है बेटा, कॉमन लेना 3 की पावर 4। सिमिलरली 5 की पावर 2 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो समझ सकते हैं कि 5 की पावर 0 है यहाँ। क्या समझ सकते हैं बेटा, 5 की पावर 0 है। क्यों समझ सकते हैं, इसलिए समझ सकते हैं कि 5 की पावर 0 या किसी भी नंबर्स का या वेरिएबल की पावर 0 हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1। और किसी नंबर का फैक्टर 1 हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 5 की पावर 0, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 5 की पावर 2, तो मैक्सिमम वाला हमने यहाँ नोट कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम, तो उनके जो फैक्टर में से जो मैक्सिमम पावर वाले नंबर्स होते हैं उनको हम नोट कर लेते हैं बेटा। क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर, क्या बेटा, मैक्सिमम पावर वाले नंबर्स को नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन में ये है हमारा 6 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, क्यों, यही हुआ ना बेटा। 8 की पावर 2, क्या बेटा, 8 की पावर 2, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की पावर 3 हुआ 8, क्या हुआ, 2 की पावर 3 8 हुआ, और उसके ऊपर पावर 2 लगाया, तो 2 की पावर 3 की पावर 2 मींस 2 की पावर 6। अब यहां हमको फीड करना है इसके फैक्टर, और एलसीएम दे रखा बेटा 12 की पावर 4। एलसीएम क्या दे रखा बेटा, 12 की पावर 4 भी दे रखा ना। क्या कहता है कि 6 पावर 4, 8 की पावर 2 और k का एलसीएम 12 की पावर 4 है। अच्छा, अब देखो बेटा 12 की पावर 4 है, तो 12 की पावर 4 को हम 12 की पावर 4 को भी हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। गिवन एलसीएम इक्वल टू 12 की पावर 4 इक्वल टू क्या लिखोगे इसको, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 4, ठीक है ना, इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, मतलब 2 4 जा 8, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4, ठीक है। तो हम यहाँ इसके फैक्टर लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। अब देखो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि एलसीएम, अच्छा हमसे कह रहा है कि शो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के शो करना है। तो कहने का मतलब ये कि के के फैक्टर में बेटा 3 की पावर, देखो एलसीएम में 3 की पावर 4 आ रहा है, और 3 की पावर 4 यहां हमारा आ गया बेटा। तो हमको क्या बेटा, ये के में 3 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप
3 की पावर 1 लिख लो, 3 की पावर 2 लिख लो, हैं, ठीक है, 3 की पावर 3 लिख लो या 3 की पावर 4 लिख लो, एल्स के फैक्टर में, ठीक है, चाहो तो आप लिख लो, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्यों कहता है कि शो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के की स्मॉलेस्ट वैल्यू पता करना है, तो हमको इन टर्म्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, हा? क्यों? ये बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं बेटा, यहां 2 की पावर 8 है, ठीक है, क्या है बेटा, यहां 2 की पावर 8, 3 की पावर 4 तो मिल गया, यहां 2 की पावर 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 से हमारा काम नहीं चल रहा है, के में जरूर और जरूर रहा होगा 2 की पावर 8। क्यों? तभी तो हम मैक्सिमम पावर काम में लेंगे बेटा, हमारी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 2 की पावर 8 के में रहा होगा, क्यों? 6 की पावर 4 में 2 की पावर 4 है, 8 की पावर 2 में 2 की पावर 6 है, और जो हमारा 12 की पावर 4 है, 12 की पावर 4 में 12 की पावर 4 में बेटा 2 की पावर 8 है। एलसीएम में 2 की पावर 8 आना ही आना है, क्या आना बेटा? 2 की पावर 8, और एलसीएम क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर। कौन सी लेते हैं? इसका मतलब 2 की पावर 4 से हमारा काम नहीं चलने वाला, 2 की पावर 6 से हमारा काम नहीं चलने वाला। के पास क्या बेटा? के पास जरूरी है और जरूरी है और जरूरी है कि के की वैल्यू 2 की पावर 8 हो, ठीक है, के की पावर 2 की पावर 8 हो, के की वैल्यू 2 की पावर 8 हो। चाहो तो आप पावर यहां 3 भी डाल सकते हो, तब भी ये हमारा एलसीएम इतना ही आएगा। चाहो तो 3 की पावर 2 भी डाल सकते हो, तब भी एलसीएम हमारा यहां भी इतना ही आएगा। चाहो तो आप 3 की पावर 3 भी डाल सकते हो, तब भी एलसीएम हमारा यही आएगा। चाहो तो आप 3 की पावर 4 डाल सकते हो, तब भी एलसीएम यही आएगा। लेकिन यदि आपने 3 की पावर 5 डाल दिया तब एलसीएम ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम आ जाए और के की वैल्यू छोटी से छोटी हो, क्या बेटा? के की वैल्यू छोटी से छोटी हो, इसलिए जरूरी है और जरूरी है कि के की वैल्यू 2 की पावर 8 हो। तो अब देखो इसको सेटिंग करनी बेटा, हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमने शुरुआत में यहां से कर लेंगे, गिवन एलसीएम इक्वल टू इतना, नाउ ठीक है, 6 पावर इतना, ठीक है। यहां थोड़ा सा हम यहां क्वेश्चन मार्क डाल देंगे बेटा, ठीक है। तो फिर यहां लिख देंगे इट इज क्लियर फ्रॉम अबव, क्या लिखेंगे? इट इज क्लियर फ्रॉम अबव दैट के इक्वल टू 2 की पावर 8, के इक्वल टू 2 की पावर 8। तो इसको उसमें क्या लिखेंगे? बस के इक्वल टू 2 पावर 8 ही लिख सकते हो, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी पावर में दर की, ठीक है। या के 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, 256। ये आ गया आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस थोड़ा सा घुमा दिया था, इसलिए हमने सोचा, पहले हम बच्चे कह रहे थे कि आपने सेक्शन डी पहले कर लिया, फिर सेक्शन सी करने जा रहे। हमने कहा पहले मन नहीं था, लेकिन देखा कुछ क्वेश्चन ट्रिकी है, थोड़ा सा लीक से हट करके, तो हम अपने बच्चों के साथ शेयर कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक है। सेक्शन सी के लिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रखा है, ठीक है। इसमें सीक्वेंस के हिसाब से नंबर दूसरा है, लेकिन हमारे सेक्शन सी के हिसाब से केवल क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। हमने जैसा कि बताया बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन लीक से हट करते हैं। कैसा बेटा? लीक से हट करें, इसलिए हमको कभी नर्वस नहीं होना है। हम ऐसा भी सोचें, सीबीएसई बोर्ड का मतलब यह है कि एक धारणा पे तो हम जाते आए हैं, होते भी आए हैं, लेकिन अपने दिमाग को कुछ इस तरीके से भी सोचने पे मजबूर करें। मजबूर क्या करें? अपने दिमाग को कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर करें, ठीक है। क्या कहता है? कहता है इफ m and n आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखा है इतना कि m और n जीरोस हैं, मतलब ये x की वैल्यूज हैं, m और n। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजिंग।
कहता बिना फैक्टर किए, इसका फैक्टर किए बिना ये वैल्यू पता करो। अब देखो यहाँ हमको प्रतिबंधित कर दिया, कंडीशन अप्लाई कर दी कि बाबू आपको फैक्टर नहीं करना है। फैक्टर करने को कह देता तो हम आसानी से इसके फैक्टर कर लेते और m m की वैल्यू निकाल लेते और m की वैल्यू निकाल लेते, फिर 1/m और 1/n लिख कर दिया, सॉल्व कर लेते। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई कर दी कि विदाउट फैक्टराइजेशन। कोई बात नहीं है, जो हमारे पास जानकारी है, जो हमारे पास पॉकेट मनी है, वही हम खर्चा करेंगे। हम सफर पे निकले हैं तो जो मम्मी ने हमारे जेब खर्च के लिए दिया था वही हम सफर में खर्चा करेंगे बेटा। है? मम्मी ने क्या दिया था, ये कहा था कि बेटा यदि ax² प्लस bx प्लस c टाइप का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस क्या बेटा अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा बेटा c/, ये हमारा बेसिक है, इसका है ये जानकारी है। ठीक है, इस क्वेश्चन रूपी सफर को पार करने के लिए ये पॉकेट मनी हमारे पास होना जरूरी है, जो हमारी मम्मा ने हमको दिया है, जो हमने अपनी प्रैक्टिस से, अपनी मेहनत से हमने अपने पास जमा किया। ठीक है बेटा, बस इसी की जानकारी के आधार पे कर लेंगे। ठीक है, अब ठीक है, तो क्या करें बेटा, बस इसी को इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। है कंपेयरिंग कितने मार्क्स का क्वेश्चन बेटा, 3 मार्क्स का, उसी हिसाब से हम इसको थोड़ा सा लंबा या छोटे में कर देंगे बेटा। ठीक है, तो हम जो करने जा रहे हैं हम इतना करते हैं कम से कम आपके समझ में आ जाए। ठीक है, और एग्जामिनर की विषय में आ जाए, तो जितना मैटर हम करते हैं उतना मैटर आप कर दोगे तो आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि आपको 3 में से कोई 2.5 दे दे। तो क्या लिखें, फ्रॉम अबव सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन सिंस क्या बेटा, सिंस m एंड n, इसमें सेट करना है बेटा, सिंस m एंड n आर जीरोस ऑफ 3x² माइनस x माइनस 2, देयरफॉर क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा, यहां अल्फा और बीटा की जगह पे क्या बेटा m और n, देयरफॉर m प्लस m इक्वल टू कितना बेटा, माइनस b। तो b की वैल्यू यहां -1 है बेटा, क्या है -1। अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 मतलब +1/a, a क्या है यहां 3 है, तो ये 1/3 आ गया। एंड mn क्या बेटा, m इंटू n मतलब c/a मतलब -2/3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक कि m प्लस n इतना हो जाएगा, mn इतना हो। अब इसी की सहायता से बेटा देखो, इसी की हेल्प से हमको ये सॉल्व करना है। तो कभी कभी एक ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं, किसी को बताना नहीं बेटा। क्यों नहीं बताओगे ना, कभी कभी हमको कुछ पता नहीं होता। क्यों, कभी कभी हमको कुछ पता नहीं होता कि हम करें क्या, लेकिन क्या करते हैं, एक पैटर्न पे हम चल निकलते हैं। ठीक है, और जब चल निकलते हैं तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। क्या कहा वैसे बेटा, हिम्मते बंदा मदद दे खुदा। तो ये इसको हमको सॉल्व करना है, अभी हमको पता नहीं है, हमको ये पता है कि इसको सॉल्व करना है और इसके लिए हमारे पास ये है पॉकेट मनी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको नोट करते हैं, इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नाउ 1/n प्लस 1/n, ठीक है, इसकी वैल्यू पता करनी, अभी हमको पता नहीं कि क्या करना। ठीक है, कैसे निकालेंगे, लेकिन अब ये देखो यहाँ बेटा हमको एडिशन दे दिया और फ्रैक्शन की वैल्यू दे दी। तो अब इतना तो हमने सीखा ही बेटा कि किसी फ्रैक्शन को प्लस कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बेटा, m और n का एलसीएम बेटा mn आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ m है, हमने mn लिख लिया, n से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ बेटा n है, हमने mn लिख लिया तो m से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाए बस। अब देखो
बात बन गई है। n प्लस m कहो या m प्लस n कहो, m प्लस n को अपान mn, ये हो गया। ये पता करना है, मतलब ये पता करना है। और ये हमको पता है, न्यूमेरिक वैल्यू अलग से पता है, न्यूमरेटर पता बेटा क्या, m प्लस n इक्वल टू 1/3। क्या पता बेटा 1/3। और इस अपान की जगह पे हम अपान लेंगे, mn की जगह पे हमको लिख लेना है -2/3। ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन में जब हम डिवाइड करना होता है तो हम डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। इस डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देंगे, 1/3 लिख लेंगे इनटू, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, -2/3, सॉरी 3/2, पलट देते हैं बेटा, 3/2। और ये 3 से कैंसिल हो गया, इक्वल टू -1/2। देखो हमारा काम बन गया बेटा। ठीक है, क्या आ गया, -1/2। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। ठीक है, अब जब फर्स्ट पार्ट कर लिया तो हम सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे बेटा, जरूर कर लेंगे। पॉकेट मनी क्या है बेटा, पॉकेट मनी ये, अब पता ये करना है, n² प्लस m²। ठीक है, m² प्लस m²। अब देखो m², m प्लस n और mn से क्या रिलेशन बन सकता है, बन सकता है बेटा, हमने बहुत पहले देखा था। कब देखा था, बहुत पहले, शायद 7th S में। क्या देखा था कि वी नो दैट, क्या हम जानते हैं बेटा, m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू m² प्लस n² प्लस 2mn। क्यों, ये हम इसके बारे में हम बहुत पहले से अवेयर है। कब से बेटा, बहुत पहले से। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम आधे हिसाब से 3 चीजें हैं। ये m प्लस n, m² n² जो हमको पता करना है, और 2mn। तो देखो ये हमको पता है, m प्लस n पता है और mn पता है, तो हमको पता है ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस इसमें वैल्यू रख देंगे। तो क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, या देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप ऐसे ही कर सकते हो। m प्लस n के जगह पे आपको क्या लिखना है, -2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू m² प्लस n² और 2 इंटू mn की जगह पे क्या लिखना है आपको, -2/3। कुछ गलत हो गया ना, ठीक है। m प्लस n की जगह पे 1/3 था बेटा, क्या था, 1/3। ठीक है, m प्लस n की जगह पे 1/3, m² प्लस n² हमको पता करना है, इक्वल टू 2 इंटू -2/3। तो r 1/9 इक्वल टू m² प्लस n², और ये -4/3। फिर -4/3 इधर आ जाएगा तो +4/3 आ जाएगा, 1/9 प्लस 4/3 इक्वल टू m² प्लस n²। ठीक है, ये एलसीएम हमारा 9 आ जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्या 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 12। ठीक है, m² प्लस n² इक्वल टू 13/9। क्या आ गया बेटा, m² रफ कर देते हैं। ठीक है, m² प्लस n² इक्वल टू, इसको उधर लिख लेते हैं 13/9। यही आंसर लिख देते बेटा, है ये हमारा काम हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस कर लिए। इस सेक्शन सी में हमको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करने को मिलेंगे केवल 6 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, ये नोट कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। एक फिगर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस दे रखा है, वाई एक्सिस दे रखा है, एक लाइन दे रखी है जिसका इक्वेशन हमको दे रखा है ax प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0।
ये गिवन लाइन है बेटा, जिसकी इक्वेशन हमको दे रखी है, क्या दे रखा है बेटा, ax प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमने इस ग्राफ लाइन को हम नहीं प्लॉट कर पाए हैं, तो हमने मेंशन कर दिया है कि जो ये लाइन है ax प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, वो x एक्सिस पे कहां बेटा, 4 पे इंटरसेक्ट करती है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, 4, 0। क्यों? क्योंकि y एक्सिस यहाँ 0 है, यहाँ ऑर्डिनेट 0 है बेटा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 4, 0। ठीक है, ये दे नहीं रखा है, हमने फिगर के हिसाब से इसको प्लॉट कर लिया है। ठीक है, हमको दिख जाएगा जब लाइन हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रही है, हम यहाँ छोटी लाइनें जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। हमने ये पाया कि फोर्थ लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया 4, 0। और क्या बेटा, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा क्या, एक्स एक्सिस पे 9 है और वाई एक्सिस पे, यानी इसका ऑर्डिनेट हमारा 10 है। ये है, ठीक है, ये गिवन नहीं है, ये हम ग्राफ देख करके इसको लोकेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू पता कर लेंगे। कौन सी वैल्यू, कि यहाँ जो ये वैल्यू दे रखी है, ये इसकी सीध में 10 आ रहा है और नीचे 9 आ रहा है, तो इसका यहाँ कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9, 10 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट 4, 0 हो जाएगा। ये ग्राफ देख करके हमको ढूंढना, और हमने ढूंढ लिया। आपके पास ग्राफ आएगा तो आप भी ढूंढ लोगे। ठीक है, कहता ये ग्राफ है, ये लाइन है जो इस तरीके से सिचुएटेड है, एक्स एक्सिस पे यहां इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस पे यहां इंटरसेक्ट कर रही है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या कर रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ध्यान रखना बेटा कि ये पॉइंट 9, 10 situated on line ax plus y plus 8 equal to 0, then 9, 10 satisfy above equation। मतलब कि x की जगह पे हम 9 रख दें और y की जगह पे हम 10 रख दें, तभी ये इक्वेशन हमारा ट्रू होगा, स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो अब बस इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा, क्या लिखें, फ्रॉम फिगर, क्या बेटा, फ्रॉम फिगर 9, 10 लिख लो या 4, 0 लिख लो, 4, 0 लिख लेते हैं, 4, 0 सिचुएटेड ऑन लाइन, कहां बेटा, ax प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। Therefore a इंटू डायरेक्ट आप लिख सकते हो, a इंटू एक्स, एक्स जगह पे आप 4 लिख लो, प्लस वाई, वाई की जगह पे आप 0 लिख लो, प्लस 8 इक्वल टू 0। क्यों बेटा, बात समझ आ गई ना। तो ये हो जाएगा हमारा 4a इक्वल टू -8 और a इक्वल टू -8/4, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। एक आंसर हमारा ये आ गया है। ए की वैल्यू पता करनी थी, ए की, अब बस इसका बेसिक ये है कि जिस पॉइंट पे, यदि कोई पॉइंट हमको पता है कि वो लाइन पे है, तो वह पॉइंट मतलब उसका एक्सिसा और उसका ऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इफ 4, 0 सिचुएटेड ऑन ax प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x यानी एक्सिसा की वैल्यू 4 एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ax प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। और सेकंड पार्ट के लिए कहता है कि एक लाइन तो हमारी ये हो गई ax, तो गिवन लाइंस हो गई हमारी, कौन सी हो गई, ax मतलब -2x। क्यों, a की वैल्यू हम लोगों ने -2 निकाला, -2x प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये है 4x एंड 4x
माइनस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करना है। क्या पता करना बेटा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। याद रखना ये दोनों लीनियर इक्वेशन बन गए और लीनियर इक्वेशंस हैं और ये अलग अलग दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती हैं। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट बेटा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और x और y की जो वैल्यू होगी वही बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमको क्या करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये कि हमको इनमें इससे x और y की वैल्यू पता करना है। तो हम क्या करें? यहाँ एलिमिनेटिंग मेथड से कर लेंगे। यहाँ माइनस 2x है, यहाँ प्लस का 4x है। तो हम क्या करें? इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में ऐड कर दें। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं बेटा। यहाँ क्या लिखे? इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस इक्वेशन 5, इक्वेशन सेकेंड। मतलब इक्वेशन क्या होता? इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा बेटा माइनस 4x प्लस का 2y प्लस का 16 इक्वल टू 0 है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 इक्वल टू 0 है। ये हो गया हमारा, ये 1 का आ गया। आप चाहो तो इसको 3 बना सकते हो। इसके नीचे हम 2 लिख लें, 4x माइनस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस कर लेते हैं, ये कट गया और 2 और 3, 2y माइनस 3y मिलकर के हमको देगा बेटा माइनस का 1 और 16 और प्लस 14 मिलकर के हमको देगा प्लस का 2 इक्वल टू 0 और माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 2। ठीक है, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में x और y की वैल्यू चाहिए थी तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख दें। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। क्या लिखें? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, क्या बेटा? वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें रख दो? फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था हमारे पास? फर्स्ट था माइनस 2x। क्या था इक्वेशन फर्स्ट? माइनस 2x। तो माइनस 2x हो गया प्लस y की जगह पे हमको 2 रखना है। 2 प्लस 8 इक्वल टू 0 और माइनस 2x इक्वल टू माइनस 10। दोनों तरफ प्लस कर देते हैं और x इक्वल टू 5। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए हमारे क्या? 5, 2। Therefore या hence इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या बेटा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू क्या बेटा? 5, 2। बस यही आंसर आ गया। ठीक है, जितना हम बता रहे हैं, जितना हम लिख रहे हैं, उतना यदि आप लिखेंगे तो आप जरूरी है कि 80 मार्क्स का पेपर आप करने जा रहे हैं तो 80 में 75 के आसपास आपको तो मिल ही जाएंगे और 20 तो जो स्कूल से मिलना बेटा वो तो आपको मिल ही जाएगा। आप अच्छे बच्चे हो बेटा। तो 75 प्लस 20 मिल करके आपको 95 दे देगा। ठीक है, बस हमारी प्रेजेंट करने का थोड़ा सा हो सकता है राइटिंग हमारी अच्छी ना हो, आपको और अच्छी राइटिंग करना है, लेकिन मैटर क्या बेटा? जो मैटर हम दे रहे हैं उस मैटर को यदि आपने ठीक से समझ लिया और उसी लगभग वही मैटर देने की आपने कोशिश की तो आपको 80 में से 75 आपका कोई नहीं रोक सकता बेटा।
कम से कम आप 80 लिया, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। और क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस दी है, तो ये आप नोट कर लो, इसका चॉइस नोट करने जाना, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चॉइस था बेटा वो हमने नोट कर रखा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं पहले। कहता कि अनुज एंड सफीना, कौन कौन, अनुज और सफीना ने स्टार्ट किया अ न्यू गेम जोन। ठीक है, एक न्यू गेम जोन स्टार्ट किया, कंसिस्टिंग ऑफ 2 गेम, जिसमें क्या रखा उन्होंने, 2 गेम रखे, शूटिंग एंड बॉलिंग। कौन कौन से गेम है बेटा, शूटिंग एंड बॉलिंग। दे रिलीज फॉलोइंग रेड कार्ड, उन्होंने रेड कार्ड रिलीज किया फॉर द कस्टमर के लिए। पैक, ये रेड कार्ड का कहता है कि पैक में यदि हम सोलो 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, सोलो 1, तो 1 राउंड हमको बॉलिंग करने को मिलेगी और ₹60 पे करने पड़ेंगे। क्या बेटा, सोलो 1 पैक में हमको 1 राउंड बॉलिंग करने को मिलेगी और ₹60 पे करने पड़ेंगे। सोलो 2 में यदि हम शूटिंग करना चाहें तो हम 1 राउंड ही शूटिंग यदि हम करना चाहें, हमारे पास पैसा कम है, तो हमको सोलो 2 पैक लेना होगा और इसके ₹75 पे करने पड़ेंगे। अब देखो बेवकूफ बनाने का तरीका, कहता है यदि कॉम्बो 1 लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कॉम्बो 1। कॉम्बो 1 मतलब ज्यादा, ठीक है, ज्यादा परचेजिंग आप करोगे तो छूट मिलती है। बेवकूफ बनाते हैं, यहां भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, बेवकूफ नहीं बनाते हैं, फायदा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि कॉम्बो 1 पैक ले लिया, कॉम्बो का मतलब यदि आपने कई चीजों को लिया, क्या लिया, 3 राउंड आपने शूटिंग की और 2 राउंड आपने बॉलिंग की, तो आपको ₹285 देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, 3 राउंड शूटिंग और 2 राउंड बॉलिंग के लिए ₹285 देने पड़ेंगे। और आप इंडिविजुअल खेलेंगे, आप बॉलिंग किया, 1 राउंड बॉलिंग किया केवल, तो आपको ₹60, और 1 राउंड आपने क्या किया बेटा, शूटिंग की, तो आपको ₹75 देने पड़ेंगे। लेकिन यदि कॉम्बो 1 पैक लेते हैं, कौन सा पैक लेते हैं, कॉम्बो 1, तो आपको 3 राउंड शूटिंग और 2 राउंड बॉलिंग करने को मिल जाएगा और आपको कुल पे करने होंगे ₹285। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा मैथ पढ़ रहे हैं, तो हम पता कर लेंगे कि यहां फायदा है कि हमको यहां फायदा और कितना फायदा है। ठीक है, और यदि हम 4 राउंड करते हैं, क्या करते हैं बेटा, शूटिंग और 5 राउंड बॉलिंग करते हैं, तो हमको 485 पे करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉम्बो 1 में जो प्राइस है वही कॉम्बो 2 में, किसका, 1 राउंड शूटिंग का जो प्राइस इसमें पड़ रहा है कॉम्बो 1 में, वही प्राइस पड़ रहा है 1 राउंड शूटिंग का कॉम्बो 2 में। ठीक है, सिमिलरली बॉलिंग का जो रेट कॉम्बो 1 में है वही रेट कॉम्बो 2 में, यही लिखा है, प्राइस इज द सेम इन कॉम्बो फॉर शूटिंग एंड बॉलिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कि ये हमारे पास रेट कार्ड है, यदि हम हमारे पास पैसा कम है तो हम बॉलिंग करना चाहें तो 1 राउंड बॉलिंग कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं, ₹60 पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा पैसा और ज्यादा है तो हम ये कर सकते हैं, यदि हम परिवार के साथ है, फैमिली के साथ है, कोई क्या शूटिंग करना चाह रहा है, कोई बॉलिंग करना चाह रहा है, तो हम कॉम्बो 1 पैक ले लेंगे। कौन सा पैक ले लेंगे, कॉम्बो 1, और ₹285 पे कर देंगे। यदि हमारे पास मेंबर्स ज्यादा हैं, फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं, 4 राउंड शूटिंग करने को मिल रहा है और बॉलिंग 5 राउंड करने को मिल रहा है, तो हम कॉम्बो 2 ले लेंगे। कहता है इंडिविजुअली रेट दोनों में सेम है, चाहे शूटिंग का रेट हो या बॉलिंग का रेट हो, कॉम्बो 1 और कॉम्बो 2 में रेट सेम है। कहता है हाउ मच मोर इज द प्राइस 1 राउंड बॉलिंग, क्या बेटा, 1 राउंड बॉलिंग, 1 राउंड बॉलिंग इनटू द सोलो पैक देन द कॉम्बो पैक। कहते हैं बॉलिंग का जो रेट है ये ₹60 है सोलो पैक में, और बॉलिंग का जो रेट यहां से निकल के आ रहा है कॉम्बो पैक में, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। अब देखो क्वेश्चन तो बेटा ये हमको लीनियर इक्वेशन का समझ में आ गया,
कैसा बनाएगा ये? लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है? लेकिन बेटा हमने एनसीईआरटी भी देख ली, हमने आर.एस. अग्रवाल भी देख लिया और डिफरेंट टाइप की रेफरेंस बुक हमने देख ली और बेटा इस टाइप का हमने क्वेश्चन नहीं पाया। ठीक है, हो सकता है आपके नॉलेज में आ गया हो, कहीं क्वेश्चन आपने देखा हो, आप फेमिलियर हो, लेकिन हम इससे फेमिलियर नहीं है। बोर्ड यही कहता है, इसने प्रैक्टिस पेपर दिया है, क्या दिया? प्रैक्टिस पेपर दिया, कहा कि आप ऐसा भी सोचो। आपने प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छी बात है, आप इन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करो, अपना दिमाग आप ऐसे भी डाइवर्ट करो। ऐसा भी सोचो कि इसको इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न लीक से हट करके ये थोड़ा सा बेटा अलग धरती पे जा रहा है। तरीका वही है, करने का तरीका वही है। क्या करेंगे? हम लेट कर लेंगे, लेट प्राइस ऑफ शूटिंग इन काम्बो is ₹X and price of bowling for 1 round in combo equal to Y। अब फिर इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, करने का तरीका वही है। तो क्या लिखे बेटा? लेट प्राइस ऑफ लेट रेट ऑफ क्या? शूटिंग, रेट ऑफ शूटिंग इन काम्बो पैक। क्या था? काम्बो पैक बी रुपीज X for 1 round and for bowling 1 round is कितना बेटा? ₹X। एक्स हमने नोट किया, ₹Y। ठीक है, हमने क्या लेट कर लिया? लेट द रेट ऑफ शूटिंग इन काम्बो पैक बी ₹X फॉर 1 राउंड एंड फॉर बॉलिंग 1 राउंड इज ₹Y। ठीक है, बस अब इक्वेशन के हिसाब से 1 राउंड शूटिंग का हमने x माना था, तो बेटा 3 राउंड शूटिंग का हो जाएगा 3x और 1 राउंड बॉलिंग का था y, तो 2 राउंड बॉलिंग का हो जाएगा 2y, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 285। ये लिख देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा? 3x प्लस कितना बेटा? 2y इक्वल टू 285 और एंड इसको इक्वेशन 1 मान लो। 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना था बेटा? ₹485 था यहाँ। कितना था? 485। कितना था बेटा? 485। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे सॉल्व करें? तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला अभी रफ नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे करें? इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखें? नाउ क्या बेटा? 1 इक्वेशन 1 क्या? इक्वेशन 1 इंटू क्या बेटा? 4 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3
इक्वेशन वन में 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, 4 3 जा 12x और प्लस 8y और प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 3 12 4 2 8, प्यार से करेंगे बेटा, हैं 4 5 6 20 के 0 हाथ है 2, 4 8 32, 2 34 के 4 हाथ है 34 के 4 हाथ है 3, 4 2 8 3 11, 4 5 20 के 0 हाथ है 2, 4 8 32, 2 34 के 4 हाथ है 3, 4 2 8 3 11, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x और 3 5 जा 15 y और फिर 3 से 3 25 15 के 5 हाथ है 1, 3 24 1 25 के 5 हाथ है 2, 3 4 12 2 14, माइनस करना है ना बेटा, माइनस करेंगे साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस लगा दिया, ये माइनस लगा दिया, ये माइनस लगा दिया, और माइनस करते बेटा तो क्या करते हैं, नीचे वाला साइन इफेक्टेड होता है, ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, 8y है ये माइनस का 15y, नीचे वाला साइन इफेक्टेड है बेटा, है तो माइनस 7y हो गया, कितना हो गया बेटा, माइनस 7y, ठीक है, ये हो गया 10, इसमें से माइनस करेंगे ना, ये ज्यादा है, 5 में से 5 0 जाएगा 5 में से 4 गया 1, और ये क्या बेटा 4 में से गया 3, ठीक है, ये भी माइनस वाला जाता है, ठीक है, 7 चौक 28, 3 31, 7 25 35, दोनों प्लस कर देते हैं, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर बेटा, 7 चौक 28, 3 31 35, 7 25 35, 45 रुपीज आ गया, कितना आ गया बेटा, ये y हमने कैलकुलेट किया था, y कैलकुलेट किया था 1 राउंड बॉलिंग, और पूछ किसका रहा था बेटा, हाँ बॉलिंग का ही पूछ रहा है, हमको एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, तो कितना डिफरेंस आ गया, तो बस ये लिख देते हैं, बॉलिंग का ही पूछ रहा था कि हाउ मच मोर इज द प्राइस 1 राउंड बॉलिंग इन द सोलो पाइप, therefore hence रुपीज 60 था ना, यहाँ बॉलिंग में 60 रुपीज था, हमको 45 देना पड़ रहा है, 65 माइनस 45 इक्वल टू 15 रुपीज, is more than combo pack, ठीक है, बस यही आंसर हो गया बेटा, है इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे दोनों पार्ट हो गए, नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है, क्या कहता है कि शोन बिलो, ये शो किया गया एक फिगर इज अ सर्कल, एक सर्कल है बेटा इसमें, एंड 2 कांग्रुएंट स्क्वायर्स, 2 कांग्रुएंट स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स में कांग्रुएंट का मतलब ये होता है बेटा कि इनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है, कांग्रुएंट स्क्वायर्स में क्या होते हैं, स्क्वायर तो है बेटा, ईच एंगल 90 डिग्री होगा दोनों में, बस ये होता है कि दोनों की साइड की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है, कांग्रुएंट का मतलब ये है केवल PQRS, मतलब एक कांग्रुएंट ट्रायंगल है हमारा PQRS ये है, और दूसरा है QTUR, इन दोनों की लेंथ एक ही है, द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, ये कितना बेटा, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक, फाइंड द रेडियस, अब रेडियस पता करना है इसमें, रेडियस क्या बेटा, NV, क्या है रेडियस, NV, ठीक है, तो और कुछ कह रहा है ना, और भी कह रहा है, क्या कह रहा है, ST, क्या बेटा, ST ये वाली लाइन, ST SU ये वाली लाइन, एंड और क्या बेटा, UT आर द टेंजेंट्स हैं, कौन कौन से, ST ये लाइन हो गई, SU S और U ये लाइन ये हो गई,
और यूटी एक लाइन ये होगी, ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अब क्या दे रखा था, एस यू एस टी एंड यू टी आर टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। अब देखो बस यहीं से हम बात पकड़ लेंगे, क्या है बेटा, एस यू टेंजेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हमने दो टेंजेंट ड्रा किया है तो उनकी टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। क्या इक्वल होता है बेटा, लेंथ। तो यहाँ एस से दो टेंजेंट है हमारा, एस डब्ल्यू और एस, यहाँ कोई नाम दे देते हैं ना बेटा, नाम दिया कि नहीं दिया, यहाँ दिया है, वाई दिया है, एस वाई, एस डब्ल्यू और एस वाई इक्वल होंगे। ठीक बेटा, यू एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यू से जहां से टेंजेंट ड्रा किया गया है, यू एस और यू टी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डब्ल्यू और वी है, और टेंजेंट की लेंथ कहलाएगी यू डब्ल्यू एंड यू वी, देयरफॉर यू डब्ल्यू इक्वल टू यू वी। सिमिलरली यदि हम टी से बात करें तो टी वाई इक्वल टू टी वी। ठीक है, बस इसी बेसिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा आप बताओ बेटा, रेडियस पता करना है ना, रेडियस ये हुआ ना बेटा आर, तो ये डब्ल्यू यू भी हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू यू आर हुआ, तो ये यू डब्ल्यू और यू बी दोनों इक्वल होते हैं, तो ये भी बेटा हमारा आर हो जाएगा। क्यों, और ये पूरा हमारा 10 था, क्या था बेटा, पूरा यूटी 10 था, यू बी आर हो गया, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस आर। बात सुन पा रहे हो। और हमारा एस यू, ये 10 था तो पूरा एस यू कितना हो गया, 20। कितना हो गया बेटा, एस आर 10 और आर यू 10, तो 10 प्लस 10 लेकर 20 हो गया, और ये आर हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा ये लेंथ आ गई हमारी, ये टेंजेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी, कितना, 20 माइनस आर, 20 माइनस स्मॉल आर। ये लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, 20 माइनस स्मॉल आर। ठीक है, और तो ये भी आ जाएगी हमारी 20 माइनस स्मॉल आर, और ये 10 माइनस आर था, तो वाई टी भी हमारा 10 माइनस आर आ जाएगा। बस इसी के आधार पे हम कर ले जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ गया। बस इसी चीज को हमको लिखना है, क्या, इसी चीज को हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, सोल्यूशन फिगर हमने यही इस्तेमाल कर लिया है, आप एक ड्रा करोगे, पेपर पे तो आप करने लगने लोगोगे, आपको कॉपी पे ये फिगर ड्रा करना है। क्या लिखें, फ्रॉम फिगर लेट आर दिया नहीं है, आर हम रिज्यूम कर लेते, लेट एन ए बी इक्वल टू आर। यहां ब्रैकेट में आप रेडियस लिख दो। ठीक है, अब वही चीज लिख मारो बेटा, सिंस क्या बेटा, सिंस डब्ल्यू इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट, and W and V are point of contact, क्या है बताइए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। Therefore क्या होता है, UW इक्वल टू UV, therefore UW इक्वल टू UV इक्वल टू R। now SW इक्वल टू, ये W U R निकल गया, अब पूरा 20 था, तो SW कितना हो जाएगा, आप लिख लो 20 कैसे आया, 10 प्लस 10 माइनस R इक्वल टू
20 माइनस आर, ठीक है। एंड क्या बेटा एस वाई, एस क्या बेटा एस वाई इक्वल टू एस डब्ल्यू इक्वल टू 20 माइनस आर। रीजन लिख दो, क्या लिखा, बोथ आर टेंजेंट्स, both are tangent, both are tangents, ठीक है बेटा, दोनों टेंजेंट है। तो ये हमारा 20 माइनस आर हो गया। नाउ क्या बेटा टी यू, टी यू, टी यू इक्वल टू 10 and uv equal to r, therefore vt equal to ty equal to 10 माइनस r, ठीक है। बस ये चीजें हो गई हैं। तो एस टी के लिए क्या हो गया, एस वाई इक्वल टू आ गया 20 माइनस आर और वाई टी इक्वल टू आ गया 10 माइनस आर। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। यहाँ 90 डिग्री बनना है, एंगल यू कितना बेटा 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भी हम निकाल लेते हैं और दोनों को कंपेयर कर देते हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बेटा नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, एस यू टी, कौन सा बेटा एस यू टी। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, एस यू टी, एस यू टी, एस टी इक्वल टू एस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा, ये हमारा 10 है, ये 10 है, ये यू स्क्वायर हमारा हो जाएगा 10 का 20 का स्क्वायर। अभी लिख लेते हैं एस यू स्क्वायर प्लस यू टी स्क्वायर प्लस यू टी स्क्वायर। एस टी स्क्वायर हमको पता करना है, एस टी स्क्वायर इक्वल टू एस यू मतलब 20 का स्क्वायर और यू टी का मतलब 10 का स्क्वायर। आर एस टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 400 प्लस 100। आर एस टी इक्वल टू अंडर रूट 500। तो 500 को हम 5 into 100 लिख सकते हैं और एस टी इक्वल टू 100, क्या होगा 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा और 5 पर नहीं निकाल पाएंगे हम, तो हम जो का तो लिख दें एस टी इक्वल टू 10 रूट 5 एंड from above and इसको स्टेटमेंट 1 डाल देते हैं, ठीक है बेटा। एंड फ्रॉम above एस टी इक्वल टू कितना बेटा एस वाई प्लस वाई टी और एस टी इक्वल टू एस वाई आया है आपका 20 माइनस आर प्लस 10 माइनस आर आर एस टी इक्वल टू हो गया 30 माइनस 2 आर, ठीक है। ये दोनों एस टी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई बेटा एस टी की वैल्यू आ गई। अब हम कंपेयर कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या लिखें कंपेयरिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखें बेटा कंपेयरिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, comparing both equation first and second, ठीक है। 10 रूट 5 इक्वल टू 30 माइनस 2r, 2r इधर ले आते हैं बेटा, r
2r इक्वल टू 10 30 35 हो जाएगा ना 30, ये उधर जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा 30 माइनस 10 रूट 5 कितना हो जाएगा बेटा 10 रूट 5 r इक्वल टू क्यों इसमें से 10 कॉमन ले लें क्या ले लेते हैं यहाँ हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 r अपॉन 2 2 2 5 10 तो आ जाएगा r इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 बस यही आंसर आ गया बेटा ठीक है। रेडियस हमको कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन के लिए बेसिक क्या था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम दो टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उनकी टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो इस बेस पे हमने r कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन हो गया, ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो चॉइस था वो हमने नोट कर रखा है। कहता है कि इन द फिगर एबव, एक फिगर दे रखा है m एंड n, क्या बेटा m एंड n आर द सेंटर्स ऑफ टू सेमी सर्कल्स। m और n सेंटर है, एक सेमी सर्कल ये है m सेंटर पे, एक सेमी सर्कल है n सेंटर पे। हैविंग रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, मतलब ये s ये इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एस टी इज कॉमन टेंजेंट। क्या बेटा एस टी क्या है? एस टी एक लाइन है जो कॉमन टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या दे रखा? पी एंड क्यू। एस टी इज कॉमन टेंजेंट। फाइंड पी क्यू, क्या पता करना बेटा? पी क्यू, पी क्यू पता करना है। अब देखो ऐसे तो हमको बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है ना, तो बस हमारे पास जो बेसिक है उसके आधार पर चलने की कोशिश करेंगे। हमने ये सीखा है, क्या सीखा बेटा? कि यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलावें तो जो ये रेडियस फॉर्म होगी, ये रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास है उसी से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। P को यदि हम M से मिलाते हैं बेटा, तो जो PM है ये हमारा 9 सेंटीमीटर है और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक बेटा, यही कोशिश हम यहां करेंगे। N को Q से मिलाएंगे, ये हमारा 90 डिग्री बनेगा और ये हमारा 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन अभी भी बात बन नहीं रही है। क्यों बेटा? बात बन नहीं रही है। ये हमारा 9 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये तो दिख रहा है कि ये MP, क्या बेटा? MP और NQ ये आपस में पैरेलल हैं। क्यों? बोथ sides MP and NQ form right angle at या with line ST। ST के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, ये एंगल दोनों 90 डिग्री हैं। ये ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो हम क्या करें बेटा? एक चीज हमको ये दिख रही है कि हम एक पैरेललोग्राम ड्रा कर सकते हैं। PQ के पैरेलल, किसके पैरेलल बेटा? PQ के पैरेलल M से एक लाइन ड्रा कर लें। ठीक है, जो मान लेते हैं PQ हो गया ना R पे इंटरसेक्ट करती है। तो बस इसी को थोड़ा सा लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखें? सिंस above M and N are the center, ये सेंटर थे M और N, तो हमने क्या किया? एक कंस्ट्रक्शन किया बेटा, क्या कि M से PQ के पैरेलल, किसके पैरेलल बेटा? PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसका नाम दे दिया क्या था? PQ था, MN है, तो हमने नाम दे दिया R। इसी चीज को हम लोग लिखने जा रहे थे। क्या लिखे बेटा? सिंस ST, क्या बेटा? सिंस ST इज टेंजेंट
देयरफॉर एंगल क्या होगा, एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू इक्वल टू एंगल एम क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्या होगा, एम पी पैरेलल टू, एम पी किसके पैरेलल है बेटा, एन क्यू के। नाउ ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है, या ड्रा, नाउ ड्रा a parallel line from M to PQ as PQ parallel to MR। ठीक है, ये हमने लिख दिया बेटा। क्यों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये एमपी क्या है बेटा, टेंजेंट है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और एनक्यू क्या है, रेडियस है। एमपी क्या बेटा, रेडियस है, और ये टेंजेंट है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। एनक्यू क्या है, रेडियस है, और ये टेंजेंट है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। ठीक है, और क्या बेटा, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, एम से PQ के पैरेलल एक लाइन MR ड्रा किया। तो अब PQR क्या हो गए, एक पैरेललोग्राम हो गए। हैंस MPQR इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, MPQR क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा क्या बेटा, MPQR पैरेललोग्राम हो गया, तो देयरफॉर एंगल QRM इक्वल टू MRN, एंगल MRN इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या क्यों होंगे बेटा, देखो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, और PQ के पैरेलल हमने MR ड्रा कर दिया। तो चारों साइड में अपोजिट साइड दोनों पेयर पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। मतलब PQ पैरेलल टू MR हमने ड्रा किया। ठीक है, और MP पैरेलल टू RQ, क्यों, क्योंकि ये राइट 90 डिग्री बनाते हैं, दोनों ये 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। क्या पैरेललोग्राम हो गया, PMRQ, MPQR क्या पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी बेटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल MRN, इन राइट एंगल ट्रायंगल MRN क्या बेटा, ये 90 डिग्री है, तो MN क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। MN का स्क्वायर इक्वल टू जो NR है, NR का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और बेस का काम करेगा MR स्क्वायर। क्या बेटा, MR स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मींस MN स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस NR स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर MR स्क्वायर। अब वैल्यू रख देते हैं बेटा, ये 9 है, ये 16 है, तो MN हो जाएगा हमारा कितना, 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू NR। NR भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ये 9 है। ठीक है, तो RQ भी हमारा 9 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा, 7। तो लिख लेते हैं इसको, क्या लिखना है, 16 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस MR हमको कैलकुलेट करना है, MR कैलकुलेट कर लेते हैं। जितना MR आएगा बेटा उतना ही PQ आएगा।
तो कितना हो जाएगा बेटा 25 का स्क्वायर इक्वल टू 16 में 9 हो गया 7 का स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 और ये 49 आएगा, 49 इधर माइनस कर देंगे इक्वल टू MR स्क्वायर। फिगर को रफ कर देते हैं। देख लेंगे तो MR क्या हो जाएगा, MR का स्क्वायर इक्वल टू 15 में से हो गया 6 और 11 जन्म से चल गया 7 और 5 MR इक्वल टू अंडर रूट 5 7 6 MR इक्वल टू क्या, इसका रूट निकाल लेते हैं कितना हुआ 24। वेरी गुड, ठीक है। और यदि आपने नहीं आपको आता है, ठीक है, तो आप फटाक से कर लेंगे। ज्यादा तो लोगों ने रट रखा है 5 7 6 5 7 6 2 से कैंसिल कर लेते हैं। ड्राइव मेथड से करना चाह रहे थे क्या, नहीं कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 2 अठी 16 1 17 2 अठी 16 दूनी 4 1 5 2 अठी 16 1 17 2 अठी 16 2 1 2 देखे लेना भैया, गलत ना होने पावे। 2 7 14 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 12 2 18 2 9 3 ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एक पे यहाँ से बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 एक पे यहाँ से 24 आ गया। तो MR आ गया हमको हमारा 24। अब पता क्या करना था बेटा, पता करना था आपको PQ, सिंस PQ इक्वल टू MR, therefore PQ क्यों पैरेललोग्राम है, PQ MR पैरेललोग्राम, PQ MR पैरेललोग्राम, ठीक है। तो PQ किसके इक्वल हो गया बेटा, MR के, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो PQ कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया बेटा। ये नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो चॉइस था दोनों पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ने नोट रखा है सेक्शन सी में के लिए 6 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, प्यार से करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेटा, किसका क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कहता है कि cos की पावर 4x माइनस sin की पावर 4x अपॉन 1 माइनस tan x इक्वल टू cot x प्लस 1 अपॉन sec x इंटू cosec x, ठीक है। तो प्रूव करना है, तो जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, क्या करते हैं LHS नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते 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 हम RHS के इक्वल ला देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने नोट कर रखा है, cos की पावर 4x माइनस sin की पावर 4x अपॉन 1 माइनस tan x, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट तो कुछ नहीं बता सकते कि ये कैसे आ जाएगा, लेकिन हमने ये देखा कि बेटा यहाँ cos की पावर 4 है, यहाँ sin की पावर 4 है, तो इसको हम ये क्या था, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर है और ये sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर है कि नहीं, है ना बेटा, है 1 माइनस tan x। अब देखो बेटा, यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का हो गया, क्या होगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, हमने जाना है कि यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसको हम फैक्टर के फॉर्म का a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट लिख लेते हैं। इसी को हम आगे बढ़ा लें बेटा, यहां कर लें, ये क्या हो जाएगा, आगे करते हैं, ठीक है। और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इन वन ब्रैकेट एंड cos स्क्वायर x माइनस
साइन स्क्वायर एक्स इन अदर ब्रैकेट। क्यों? अब देखो यहाँ 1 माइनस टेन एक्स है और यहाँ हमारा हमको जो लाना है, हमारी जो नजर है, जो हमारी टारगेट है वो क्या है, सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स। क्या है? सेक एक्स को कोसेक एक्स, मतलब ये कंपोजिट हो गया, मिक्स हो गया है, ये दो टर्म के फॉर्म का नहीं हो गया, ये एक टर्म है। यहाँ 1 माइनस टेन एक्स है, तो हम इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे। हम डिनोमिनेटर को ले सकते हैं, नहीं आर नहीं लगाएंगे, आर कब लगाते हैं बेटा, जब इक्वेशन होता है, ठीक है, इक्वल लगाएंगे, ठीक है। इसको हम 1 को 1 अपान 1 और tan x को sin x अपान cos x लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू करते हुए बढ़ते 1 इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, होल अपान ये एलसीएम आ जाएगा 1 और cos x का एलसीएम cos x आएगा, ठीक है, और cos x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos x माइनस साइन x आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा cos स्क्वायर x, हाँ फिर वही बात आ गई क्या कि ये क्या बेटा, ये cos x का होल स्क्वायर है, ये sin x का होल स्क्वायर है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा हमारा cos x प्लस sin x इंटू क्या था, cos x माइनस sin x, ठीक है। इसको हम अपान 1 लिख सकते हैं, अपान 1 समझ सकते हैं, ठीक है, इसको अपान 1 समझ सकते हैं। और फिर ये जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये पलट जाएगा इनटू cos x अपान cos x माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है। हमने बहुत पहले पढ़ा था, कब पढ़ा था, बहुत पहले, थर्ड फोर्थ में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था, ये जब हमको फ्रैक्शन में डिवाइड करना होता है तो हम डिवाइड ना करके हम मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। डिनोमिनेटर हमारा ये था, ठीक है, तो हमने इसको पलट दिया, cos x अपान cos x माइनस sin x कर दिया। अब देखो बात कुछ और बन गई, ये cos x cos से कट गया, ठीक है, तो बात कुछ और आसान हो गई। क्या हो गया बेटा, अब हमारे पास हो गया डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, ऊपर न्यूमरेटर में हो गया cos x इंटू cos x प्लस sin x, यही आया ना बेटा, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा। अब देखो डिनोमिनेटर में हमको लाना है बेटा, क्या लाना है, sec x इंटू cosec x, और है हमारे पास कुछ नहीं, क्यों, हम है हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अपान 1 आप ज्यादा आप कह सकते हो, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। जब कोई होल नंबर होता है तो हम फ्रैक्शन में यदि लिखना चाहें तो 1 ले सकते हैं, लाना बेटा ये है। अब देखो मैथ्स पढ़ने का फायदा ये है कि हम उसमें हेर फेर कर सकते हैं, हिस्ट्री में हेर फेर नहीं कर सकते ना, किसी के पिताजी का नाम किसी दूसरे के पिताजी के नाम को नहीं बता सकते हो, लेकिन इसमें हम हेर फेर कर सकते हैं बेटा, क्या, यहाँ sec x cosec x है नहीं, हमको लाना है तो हम sec x cosec x ला दें, एक हेर फेर हमने किया, ठीक है, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में था नहीं लेकिन डिनोमिनेटर में हमने ला दिया। अब गलती तो नहीं की, तो गलती का समाधान, गलती का पश्चाताप, गलती की रिमेडी भी हमको निकालनी है। डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमको न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करें बेटा, यहां भी हम sec x इंटू cosec x लिख देते हैं, ठीक है। अब देखना बेटा क्या, अब ऐसा करते हैं, क्या करें, ये दो टर्म हो जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, क्या ये हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू sec x,
क्यों सेक एक्स को अब इस न्यूमरेटर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख लो cos x इंटू cos x प्लस sin x, और इस sec x cosec x को यहां लिख लेते हैं, क्या बेटा sec x इंटू cosec x, ठीक है। अब जो ये sec x है ना बेटा, इस sec x को हम 1/cos x लिख लें यदि आपको आपत्ति ना हो तो, और इस cosec x को हम 1/sin x लिख लेते हैं, आपत्ति नहीं है ना बेटा। अब देखो ये cos x तो मल्टीप्लाई में है बेटा, तो इस cos x को हम इस cos x से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ठीक बेटा, अब इसको हम बचा के रखते हैं, छोटे बच्चे को जैसे संभाल के रखते हैं वैसे ही हम इस sec x को संभाल के रखेंगे, ये बेटा गायब ना होने पावे, क्यों, क्योंकि हमको ये लाना है, तो इसलिए हम इसको अलग ही कर लेते हैं, इसको हम लिख रहे हैं 1/, कहीं मेरे में ये गायब ना हो जाए, 1/sec x इंटू cosec x, ठीक है, हमने इसको अलग कर लिया, ठीक है। बचा क्या बेटा cos x प्लस sin x, क्यों क्या बता है cos x प्लस sin x अपॉन sin x, ठीक है। अब कर लो बेटा, इक्वल टू, इसको बचा के रखेंगे, क्यों, ये ना गायब होने पाए। अब इसको कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं, cos x अपॉन sin x प्लस sin x अपॉन sin x, ठीक है। cos x अपॉन sin x हो जाता है cot x, क्या हो जाता है cot x, 1/sec x को हम इंटू cosec x को हम संभाल जाते हैं, और ब्रैकेट में क्या हो गया cot x, क्या हो गया cot x प्लस tan प्लस 1 sin अपॉन sin ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी अपॉन 1 आप समझ सकते हो, दिस इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा cot x प्लस 1 अपॉन sec x इंटू cosec x, प्रूव्ड बेटा, ठीक है। ये इस तरीके से प्रूव हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लीक से हट करके। कैसे बेटा, देखो कहता है स्क्वायर डार्ट बोर्ड, ये क्या बेटा एक डार्ट बोर्ड है सेक्शन नंबर फ्रॉम 1 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नंबरिंग हो रखी है। कहता प्लेयर्स हैव टू मेक प्रोडिक्शन, कुछ प्लेयर्स हैं, कौन कौन है बेटा, आर्या हैं, रशीद हैं और कैथी है, कौन, ये 3 प्लेयर है, आर्या, बशीर और कैथी, ये प्रोडिक्शन करते हैं, ठीक है। प्लेयर्स हैव टू मेक प्रोडिक्शन एंड थ्रो अ डार्ट, एक डार्ट फेंकते हैं, कहते हैं दे विन, ये कहता है आर्या कि हम जीत जाएंगे इफ माय डार्ट विल लैंड कंपोजिट नंबर, कहता है आर्या कहता है कि हम जीत जाएंगे यदि हमारा डार्ट लैंड करता है कहाँ, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है बेटा, इसके फेवर में, आर्या के फेवर में क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है और 12 है, कंपोजिट, जिसमें फैक्टर 1 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। जैसे 2 का फैक्टर में 1 और 2 ही आएगा, 2 फैक्टर से ज्यादा, इसमें 4 में क्या आएगा बेटा
1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये पहला कंपोजिट नंबर बेटा हमारा यहाँ 4 आया। ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। तो इसके फेवर में ये नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बशीर कहता है कि माय डॉट विल लैंड ऑन एन इवन नंबर। बशीर कहता है कि हम अपना गेम तब जीतेंगे जब हमारा डार्ट जो है कहां पड़ेगा बेटा, इवन नंबर पे। इवन नंबर में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 एंड 12 है। कैसी कहती है कि माय डार्ट विल लैंड ऑन फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर ऑफ 12 में बेटा 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा और 12 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच देयर प्रोडक्शन। सबके प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी पता करो। ठीक है, एंड डिटरमाइन हु हैज हाईएस्ट चांस। किसके पास चांस ज्यादा है कहेगा, कौन विनर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया ना बेटा। ये डार्ट बोर्ड है, इसमें 3 प्लेयर्स हैं। कौन कौन प्लेयर है बेटा, आर्या, बशीर और कैची। सबके अलग अलग प्रोडक्शन है। ठीक है, डार्ट फेंकते हैं, कहते हैं कि हमारा डार्ट जो है लैंड करेगा कंपोजिट नंबर पे। इन्होंने, आर्या ने ये कहा, बशीर ने कहा कि माय डार्ट विल लैंड ऑन इवन नंबर। इवन नंबर पर लैंड करेगा। और कैसी कहती कि माय डार्ट विल लैंड ऑन फैक्टर ऑफ 12। हमको इनका सबका निकालना है बेटा प्रोबेबिलिटी। जनरली क्या बेटा, जनरली हम लोग क्या करते हैं, टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी में क्या है फार्मूला हमारा, क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू क्या बेटा, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम में जनरली हम लोग इसमें 12 डाल देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा गलत है। यही इस क्वेश्चन की खास बात है। ऐसी क्वेश्चन की वजह से हम सेक्शन सी कर रहे हैं। सेक्शन बी हमने कर लिया था, हमारा इरादा नहीं था सेक्शन सी करने का या इस प्रैक्टिस पेपर को करने का, लेकिन इस क्वेश्चन ने हमको थोड़ा सा मजबूर कर दिया इस सेक्शन को करने के लिए। क्यों, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है बेटा। अभी तक तो हम लोग फेवरेट थे कि इसका टोटल आउटकम हमारा 12 आएगा। डिनोमिनेटर में हमको 12 रखना है, लेकिन बेटा डिनोमिनेटर में हमको 12 नहीं रखना है। ठीक है, क्यों नहीं रखना है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यही खास बात है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको बस कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम आर्या के लिए देखते हैं। तो क्या लिखें, फेवरेबल नंबर्स इन फेवर ऑफ आर्यास। क्या लिखें, फेवरेबल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट, फेवरेबल नंबर्स इन फेवर ऑफ आर्यास। ठीक है, आर्या है कि आर्या है, आर्या। ठीक है, ये आर्या नहीं है। ठीक, आर्या क्यों है बेटा, आर्या क्या कहता है कि माय डार्ट विल लैंड ऑन कंपोजिट नंबर। तो पहला कंपोजिट नंबर क्या बेटा, 4। दूसरा कंपोजिट नंबर है 6 और तीसरा है 8 और चौथा कंपोजिट नंबर बेटा 10 और लास्ट है 12। ये हो गए फेवरेबल नंबर्स। अभी आप देखो बेटा नंबर्स की बात कर रहे हैं। 4 कंपोजिट नंबर कह रहा था ना, कंपोजिट नंबर हमारा 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। पहला कंपोजिट नंबर है 4, 6, 8, 10 एंड 12 और टोटल नंबर्स क्या बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 12।
ठीक है। अब देखो बेटा, अब इसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना है बेटा। क्या क्यों, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया है, हम रफ कर देते हैं, ठीक है, और हम पेपर से देख करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। स्पेस कम होने की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फेवरेबल नंबर्स इन इतना हो गया। अब इसमें हम कुछ आपको बताना चाहते हैं क्या, कि स्पेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू 1 यूनिट, बट स्पेस वैल्यू ऑफ 10 इक्वल टू 2 यूनिट। ध्यान देना बेटा, डार्ट इस 4 पे पड़े और इस डार्ट 10 पे पड़े, तो 10 पे पढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स। क्यों बेटा, ये जो एरिया है फॉर नंबर 10 के लिए इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया 4 नंबर। बात समझने की कोशिश करना बेटा, कि जितने एरिया में 2 नंबर्स हैं, कौन कौन से, 1 एंड 2, सेम एरिया में एक नंबर है, कौन सा, 9, ठीक है। तो 1 पे जितना प्रोबेबिलिटी है 1 आने की, उसका 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी है 9 आने की। क्यों, इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, इसको डिवाइड करें तो इस पोर्शन में यदि डार्ट आता है, टच करता है, या इस पोर्शन में डार्ट टच करता है, तो बेटा हमारा 9 ही माना जाएगा। और ये पोर्शन 1 के इक्वल है, ये भी पोर्शन 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 9 आने के चांसेस हैं 1 के कंपेयर में या 2 के कंपेयर में 2 टाइम्स है। यही चीज हम लिखना चाहते हैं। तो क्या लिखें, स्पेस वैल्यू। स्पेस वैल्यू लिख सकते हो, क्यों, स्पेस से रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है। या एरिया लिख लो, स्पेस वैल्यू भी अच्छा है बेटा, स्पेस वैल्यू लिखते हैं। क्यों, स्पेस वैल्यू उसमें आ जाता है। चलो ठीक है, एरिया वैल्यू लिखो, एरिया वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1 यूनिट। क्यों, यहां 4 से शुरू कर लेते हैं ना बेटा। एरिया वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू 4 बेटा 1 यूनिट ही आएगा, 1 यूनिट, ठीक है। और क्या है हमारे पेपर में, 6, एरिया वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। एरिया वैल्यू ऑफ 6 1 यूनिट। एरिया वैल्यू ऑफ 8, एरिया वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। एरिया वैल्यू ऑफ 8 हो गया ना। इसके बाद क्या, 10। हाँ, अब देखो एरिया वैल्यू ऑफ, जब हम 10 लिखेंगे ना बेटा, एरिया वैल्यू ऑफ 10, तब 2 यूनिट लिख लेंगे। क्यों, 10 में पड़ेगा तो 3 के कंपेयर में 2 टाइम्स चांस है, या 4 के कंपेयर में 2 टाइम्स चांस है कि 10 पे पड़ जाए। क्यों, क्योंकि एरिया ज्यादा है। इस बोर्ड पे हमको थ्रो करना है या पूरी दीवार पे थ्रो करना है, तो पूरी दीवार पे थ्रो करने के चांसेस बेटा ज्यादा हैं, उस पे टच कर जाए, हम सक्सेस हो जाए दीवार पे, तो ज्यादा चांसेस हैं। तो सिमिलरली इसका एरिया ज्यादा है, किसका, 10 का एरिया ज्यादा है, तो ये 2 यूनिट हो गया। और क्या है, 12, तो एरिया ऑफ 12, क्या हमने लिखा, एरिया वैल्यू ऑफ 12 इक्वल टू 2 यूनिट। 12 भी 2 यूनिट हो गया। अब यहां लिखो फेवरेबल एरिया, क्या लिखो, फेवरेबल एरिया वैल्यू इक्वल टू 2 to 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7। तो आता है ना बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 1 2 3। अच्छा, कंपोजिट में 9 भी आएगा ना, क्या कह रहा था, माय डैड विल कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में बेटा 9 भी आएगा, 9 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो यहाँ आप 9 लिख लो, और 9 के लिए भी स्पेस हम यहाँ दे देते हैं। 9 क्या बेटा, 2 यूनिट है, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 7 1 8 9 9 यूनिट आ गया।
ठीक है, ये आ गया, हमने किसके फेवर में निकाल लिया है, आर्या के फेवर में। आर्या के फेवर में 9 यूनिट एरिया है, कितना, 9 यूनिट। अब देखो, अब टोटल आउटकम देख लेते हैं मेरा, है टोटल कितना बढ़ेगा बेटा, फॉर टोटल आउटकम एक बार लिख लेते हैं, फॉर टोटल आउटकम, in favor of one equal to 1 unit, ठीक है, in favor of 2 equal to 2 unit, डैश कर देते हैं थोड़ा सा इससे समय बचाने के लिए। इन फेवर ऑफ क्या होता, 3 equal to 3 unit, in favor of 4 equal to 4 unit, 4 unit, in favor of 5 भी 5 unit, सॉरी क्यों क्या करना है, 1 unit आएगा बेटा, 1 unit, 1 unit, 1 unit और 1 unit। 5 के फ्लोर में जो एरिया है वो वही 1 यूनिट ही है। 7 ऐसे हम सब लिख लेंगे। 6 के फ्लोर में बेटा 1 यूनिट और 7 के फ्लोर में 1 यूनिट, 8 के इन फेवर ऑफ 8 1 यूनिट, ठीक है। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। 9 के फेवर में 2 यूनिट आ जाएगा, यही स्टेटमेंट हम आगे लिख लेंगे। 10 के फेवर में 2 यूनिट, 11 के फेवर में 2 यूनिट, 12 के फेवर में 2 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, स्टेटमेंट ठीक से लिख लेना। यहाँ स्पेस कम होने की वजह से हम थोड़ा सा शार्ट में कर दिए हैं। आपको क्या लिखना है, इन फेवर ऑफ 10 इक्वल टू 2 यूनिट, इन फेवर ऑफ 11 इक्वल टू 2 यूनिट, इन फेवर ऑफ 12 इक्वल टू 2 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां तक ऐसे तक तो हमारे 8 हो गए, 8 2 2 4 2 6 2 8 8 प्लस 8 16, टोटल हो जाएगा 16 यूनिट। कितना हो जाएगा, 16 यूनिट। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 यूनिट आ गया। तो क्या लिखना बेटा, हमसे क्या जानना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ आर्या, क्या लिखा है, फेवर में कितना है, 9। क्या पता करना, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच देयर प्रेडिक्शन ऑकरिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्याज प्रेडिक्शन, क्या लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्याज प्रेडिक्शन कितना हो जाएगा, 9 आया था ना पेयर में, फेवरेबल यूनिट, फेवरेबल यूनिट अपॉन टोटल यूनिट। फेवरेबल में हमारा आया था 9 और टोटल आया था 16, ये आ गया एक आंसर, ठीक है। एक 9/16 एक आंसर आ गया पहले का। आर्या के फेवर में क्या आ गया, 9/16। फिर क्या कहता है कि सेकेंड का निकालते हैं। सेकेंड में कौन है, बशीर। बशीर कहता है कि माई डॉट विल लैंड ऑन इवन नंबर, ठीक है। तो इन फेवर ऑफ बशीर, इन FAVOUR फेवर ऑफ बशीर, कौन नंबर्स हो जाएंगे, इवन, इवन में 2
4, 6, 8, 10 and 12। ठीक है, फिर वही लिख लो। क्या लिखें? एरिया वैल्यू, एरिया वैल्यू इन फेवर ऑफ 2। क्या लिखें? एरिया वैल्यू इन फेवर ऑफ 2 इक्वल टू 2 में 1 यूनिट ही आएगा बेटा, 1 यूनिट। ठीक है, 2 के फेवर में हो गया। एरिया वैल्यू इन फेवर ऑफ 4, 4 भी बेटा 1 यूनिट आएगा। ठीक है, एरिया वैल्यू इन फेवर ऑफ कितना बेटा? 6, 6 भी 1 यूनिट आएगा। और एरिया वैल्यू इन फेवर ऑफ 8, 8 में क्या आएगा? भी 1 यूनिट आएगा। ठीक है, एरिया वैल्यू ऑफ इन फेवर ऑफ 10, 10 में क्या आ जाएगा? मतलब 2 यूनिट आ जाएगा। क्यों? उसका एरिया 2 टाइम्स है कंपेयर टू एन अदर। ठीक है, तो ये 2 यूनिट हो गया। एरिया वैल्यू ऑफ कितना बेटा? 12 इक्वल टू 2 यूनिट। तो टोटल क्या लिखें? टोटल फेवरेबल एरिया वैल्यू, टोटल फेवरेबल एरिया यूनिट कितना आ जाएगा बेटा? 2 2 4 1 5 6 7 8 है। फिर में कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। 1 2 3 4 6 और 8 है, 1 यूनिट। तो प्रोबेबिलिटी फॉर कौन है बेटा? बसीर। कितना हो जाएगा? 8 अपॉन, यहाँ टोटल कितना आता है? 16 इक्वल टू 8 अपॉन 16 ही बना रहे थे, कंपेयर करने में आसान हो जाएगा। 8 अपॉन 16 चाहो तो 1 अपॉन 2 लिख लो, लेकिन हमको ये पता होगा। तो दूसरे का आ गया 8 अपॉन 16, किसका आ गया? बसीर का। यहाँ आंसर डाल दो। बसीर के 50% चांसेस हैं बेटा। और पहला कौन था? पहला था आर्या, आर्या के 50% से ज्यादा, 8 अपॉन 16 से थोड़ा सा ज्यादा चांसेस है। ठीक है, इन दोनों के कंपेयर में आर्या के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अब लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, कौन है लास्ट में? कैथी। कैथी की फैक्टर ऑफ 12 हमारे फेवर में है। क्या कैथी क्या कहती है? कि हमारे फेवर में फैक्टर ऑफ 12 है। तो नंबर्स इन फेवर ऑफ कैथी क्या लिखे बेटा? नंबर्स इन फेवर ऑफ कैथी। कौन कौन से नंबर हैं? फैक्टर ऑफ 12। तो फैक्टर ऑफ 12 में 1 आ जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा और 12 से डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यूज हैं कौन कौन से? 12 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं कर पाएंगे, 6 से कर लेंगे, 7 से नहीं कर पाएंगे, 8 से नहीं कर पाएंगे, 9 से नहीं कर पाएंगे, 10 से नहीं कर पाएंगे, 11 से नहीं कर पाएंगे और 12 से कर लेंगे। तो फिर वही लिख लें, क्या लिख रहे थे हम लोग? एरिया वैल्यू ऑफ 1, एरिया वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1 यूनिट। एरिया वैल्यू ऑफ 2 भी 1 यूनिट है। 3 एरिया वैल्यू ऑफ 3 भी 1 यूनिट है। ठीक है, एरिया वैल्यू ऑफ 4 एक भी 1 यूनिट है। ठीक है, 6 से भी डिवाइड हो रहा ना, एरिया वैल्यू ऑफ 6 भी 1 यूनिट है। 6 और फिर 12 एरिया वैल्यू ऑफ 12 कितना बेटा? 2 यूनिट है। तो टोटल्स कितने हो जाएंगे? टोटल 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 7 यूनिट। तो प्रोबेबिलिटी फॉर कैथी है ना बेटा? कैथी इक्वल टू
7/16। अब देखो कौन है 7/16? 7/16 है कैथी। तो सबसे ज्यादा चांस किसके बेटा? आर्या के। आर्या सबसे ज्यादा चांस है कि आर्या विन कर जाए। 9/16 जिसका जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू ज्यादा होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर क्या कहना चाह? डिटरमाइन। क्या जानना चाह रहा है? डिटरमाइन हु है हाईएस्ट चांस। तो हाईएस्ट चांस किसके बेटा? आर्या के। तो ये लिख देते हैं। It is clear by above that क्या लिखना था? It is clear by above that कौन है बेटा? आर्या has the highest chance of winning. Highest chance of winning. बस यही आंसर आ जाता है। खास क्या बात क्या थी? हम लोग फेमिलियर थे, फटाक से करते, डिनोमिनेटर में 12 डाल देते, टोटल आउटकम में 12 डाल देते। फेवरेट में यदि हमारा फैक्टर का था 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा था बेटा फैक्टर? 1 2 3 4 6 और 12 कितने थे? 1 2 3 4 5 और 6 थे। तो हम डायरेक्ट 6/12 कर देते, वो टोटली रॉन्ग हो जाता। ठीक है, हमको कुछ ऐसा भी सोचना है, हमको कुछ इस तरीके से भी सोचना है कि टोटल आउटकम यदि हम क्या करते हैं बेटा? यदि हम डार्ट बोर्ड पे थ्रो करते हैं तो इस 9 वाले पोर्शन में 1 के कंपेयर में 2 टाइम्स ज्यादा है चांस। क्यों? क्योंकि इसका एरिया 1 के कंपेयर में 2 गुना है, 2 टाइम्स। तो इसको इसमें इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, जितने की वैल्यू 9 को पाने की वैल्यू 1 के कंपेयर में 2 टाइम्स हो जाएगी। तो हम एरिया के हिसाब से इसको कर लेंगे। ठीक है, हमने जैसे क्या लिखा बेटा? इन फेवर ऑफ 9 2 यूनिट, 9 के फेवर में 2 यूनिट है एरिया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी के लिए हमने कर लिया। हमें उम्मीद है आपने खूब ठीक तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, आज सेशन हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना।